हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो किसको देते हैं? रॉबर्ट ब्राउन को इन द रूट सेल ऑफ ऑर्किड के रूट सेल में डिस्कवर किया था। इसके बाद जे हैमरलिंग जो है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था एसिटाबुलेरिया के ऊपर, और उन्होंने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट एसिटाबुलेरिया पे करके ये बताया था कि किस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोल सकते हैं हम इसको, और इसके अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करने का काम करता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और साथ ही इसको हम मास्टर ऑफ सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्यों हम इसको मास्टर ऑफ सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं? क्योंकि बाकी ऑर्गेनेल जो है उनकी भी एक्टिविटी या सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। कुछ यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन्यूक्लिएटेड सेल का एग्जांपल सीव ट्यूब इन प्लांट्स एंड आरबीसी इन मैमल्स जो है वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। और बच्चों, अभी हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन उनके अंदर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या कैरियोथिका भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ होगा, क्रोमेटिन मटेरियल होंगे, और न्यूक्लियोलस जिसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये बाहर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर वाला जो है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है बच्चों, इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं? इस स्पेस को बोल देते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है बच्चों, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर पोर होते हैं। ये से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। और बच्चों, न्यूक्लियर पोर जो है वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिंपल पोर हो सकते हैं या वो एन्यूलेटेड पोर हो सकते हैं, जहाँ प्रोटीन के थ्रू ये गार्डेड होते हैं। बच्चों, ये पोर जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है उनका एक्सचेंज कैसा होता है कि एमआरएनए बन के न्यूक्लियस से जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। प्रोटीन जो है, यदि वो प्रोटीन बाहर साइटोप्लाज्म में बनते हैं तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा अंदर। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है वो बाहर की तरफ और कुछ चीज़ें जो है वो अंदर की तरफ ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है, किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर के थ्रू, और वो भी बहुत ही सिलेक्टिवली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पर प्रोटीन का एक लेयर जैसा होता है, जो अभी हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट जब पढ़ा था तब पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना, या फिर ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो क्या करता है? इनर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो न्यूक्लियर लैमिन जो होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा और वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे एंजाइम होंगे, बहुत सारे सॉल्ट आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन वगैरह होगा, ये सब अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यदि हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो डायग्राम किसका है? इंटरफेज न्यूक्लियस का है। तो इंटरफेज न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो थ्रेड की फॉर्म में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा कुछ और भी इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अलावा यहाँ पर कैरियोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन का कहीं कहीं पे थिकनिंग होता है, उसको हम कैरियोसोम बोलते हैं। फॉल्स न्यूक्लियोलस वो भी आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच दिख रहे हैं आपको, वो क्या है? वो राइबोसोम है। राइबोसोम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने डायग्राम देखा। अब एक एक पार्ट जो है उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, टू यूनिट मेम्ब्रेन है, जिनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो अराउंड 150 to 3 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो उसका फॉर्मेशन किससे होगा? उसका फॉर्मेशन जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा सेल डिवीजन के टाइम पे। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर है, न्यूक्लियर पोर, जिनका साइज 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है।
और ये जो पोर होते हैं वो गार्ड होते हैं किससे बच्चों, वो गार्ड होते हैं ऑक्टागोनल डिस्कॉइड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का बना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनुलस और ब्लेब। तो बच्चों ये जो पोर होता है जिसके चारों तरफ एनुलस होता है उसको हम एनुलेटेड पोर बोल देते हैं या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं विद द प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। और बच्चों इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो एक लेयर थी, हमने बोला था न्यूक्लियर लैमिन या न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं उसको हम, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट लेयर बच्चों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म जो है वो स्ट्रासबर्गर ने दिया था बच्चों, उसको कैरियोलिफ भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं कोलोइडल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, कोलोइडल सब्सटेंस की फॉर्म में। इसके अंदर होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपी, प्रोटीन्स, एंजाइम, आरएनए एंड डीएनए, ये सब स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पॉलीमरेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, जो कि इनिशियली ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, और जब डीएनए सिंथेसिस होता है या आरएनए सिंथेसिस होता है बच्चों, उस टाइम पे ये ट्राइफॉस्फेट जो है वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और उस टाइम पे वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस के रिलेटेड एंजाइम होते हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी चलती है। ठीक है बच्चों, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दो स्ट्रक्चर के बारे में देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट बच्चों क्रोमेटिन नेट। ये क्रोमेटिन नेट जो है, क्रोमेटिन मटेरियल टर्म जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। और क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का कंटेंट जो है वो अराउंड 31% होता है, आरएनए का कंटेंट जो है वो अराउंड 2.5% होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 36% के आसपास होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो अराउंड 28% के आसपास में होता है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन जो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो स्टोन होते हैं, स्टोन के अंदर मेनली आर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड जो है उसका कंटेंट ज़्यादा होता है स्टोन प्रोटीन के अंदर। ठीक है बच्चों, क्रोमेटिन मटेरियल जो है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। बच्चों यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो किस बेसिस पे है कि यदि वो लाइट कलर से स्टेन्ड हो रहा है तो यू क्रोमेटिन डार्क हो रहा है तो हेट्रोक्रोमेटिन, और इनकी एक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है। हेट्रोक्रोमेटिन फिर से बच्चों दो टाइप का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब नॉर्मली जब सेल जो है वो इंटरफेस स्टेज में है तो उस टाइम पे ये प्रेजेंट होगा, जो सेंट्रोमेरिक रीजन होते हैं वहाँ पर नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमिन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑल सेल में प्रेजेंट होता है, ऑल स्टेज में। जबकि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमिन जो है वो कुछ ही सेल में और कुछ ही स्टेज में प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल है बार बॉडी। बच्चों बार बॉडी जो है उसका यूज़ जो है हम सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार बॉडी किसी भी सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम -1, एक्स नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो जैसे हम फीमेल की बात करते हैं XX, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, 1 बार बॉडी होगा। यदि हम मेल की बात करते हैं XY, तो नंबर ऑफ बार बॉडी क्या हो जाएगा, 0 बार बॉडी हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम जो ह्यूमन है उसका क्रोमोसोमल कंपोजिशन जो है वो भी पता कर सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम किस तरीके से प्रेजेंट। जैसे यदि एक एग्जांपल है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है XXY कंडीशन, तो वो मेल की तरह दिखने वाला जो फीमेल होगा या उसके अंदर कुछ मेल लाइक कैरेक्टर्स भी होंगे, उनके अंदर एक बार बॉडी जो है वो मिल जाएगी, यहाँ पर एक बार बॉडी प्रेजेंट होगी। और कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 से। ठीक है बच्चों, और यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर यू क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ थिन एक्सटेंडेड लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डार्कली स्टेन्ड होता है। ये मोर एक्टिव होते हैं, यू क्रोमेटिन मोर एक्टिव है, हेट्रोक्रोमेटिन लेस एक्टिव होता है बच्चों। लाइज इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, यू क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर के पास होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है बच्चों वो नॉर्मली लाइज नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिस्टोन प्रोटीन का अमाउंट यू क्रोमेटिन में कम होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में ज़्यादा होता है। रेप्लिकेट अर्ली इन एस फेज, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो लेट से रेप्लिकेट होते हैं। यू क्रोमेटिन जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी कि इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। और यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, हेट्रोक्रोमेटिन की, तो क्या बोलेंगे कि इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव।
तो बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है किसके अंदर, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस जो है उसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने, और नाम जो है वो बोमेन ने दिया था। न्यूक्लियोलस जो होता है वो उसके पर एक्चुअल में मेम्ब्रेन नहीं होती, नेकेड होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है बच्चों, एंड इट इज़ अटैच टू क्रोमेटिन। बच्चों न्यूक्लियोलस जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम बनाते हैं जिनके ऊपर साइट होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन और NOR जो है उससे बनता है, एंड कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा बच्चों प्रोफेज में, तो न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब टीलोफेज आएगा तो वापस से बन जाता है। केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन 85%, RNA 10%, DNA 5%। बच्चों इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी बाउंड्री जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो बनाता है, और वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं जहाँ पर इस क्रोमेटिन मटेरियल का 2 पार्ट जो है वो होता है। एक पार्ट वो जो एक्सटेंडेड होता है अंदर की तरफ, और दूसरा पार्ट ये जो पेरिफेरल होता है, इसको हम पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो सेंटर की तरफ होता है बच्चों इसको बोल देते हैं हम इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसकी, जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी मतलब ये मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों, क्रोमेटिन मटेरियल जो इस तरीके से बाउंड्री जो है वो बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस, तो इसके अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे प्रोटीन के कुछ इस तरीके से फाइबर्स होते हैं। ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं बच्चों मेनली, और कुछ अमाउंट में RNA वगैरह भी प्रेजेंट होगा। इसको बोलते हैं हम बच्चों फाइब्रिलर रीजन, फाइब्रिलर रीजन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके पेरीफेरी पे यहाँ पे पेरीफेरल पार्ट जो होगा उसमें कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रोटीन के और RNA के ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों। इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इस रीजन को बोल देते हैं हम ग्रैनुलर रीजन। ये वाला रीजन जो है वो कौन सा है, ग्रैनुलर रीजन। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा जो पूरा मैट्रिक्स होता है, इसका ग्राउंड मैट्रिक्स होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम अमॉर्फस मैट्रिक्स, जो कि इवनली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस का जो कि कौन बना रहा है, NOR रीजन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फॉर्म करता है। और बच्चों ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है राइबोसोम सिंथेसिस का काम, यानी यहाँ पर 5S राइबोसोम जो होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे RNA जो होते हैं, 5S RNA को छोड़कर बाकी सारे RNA जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं, और प्रोटीन ये साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट करता है और यहाँ पर क्या बनाता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस भी बोलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम, तो बच्चों क्रोमोसोम जो है उसको सबसे पहले हॉफमिस्टर ने ऑब्जर्व किया था। कार्ल नगेली ने इसको हॉफमिस्टर और कार्ल नगेली ने इसको ऑब्जर्व किया था किसके अंदर, ट्रेडिशकेंसिया प्लांट जो है उसके पॉलन में। और स्ट्रासबर्गर को हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं, और टर्म क्रोमोसोम जो है वो किसने दिया था, वो वाल्डेयर ने दिया था बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से। और क्रोमेटिन टर्म की यदि हम बात करते हैं तो वो किसने दिया था, वो फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करते हैं कि कोई भी सेल है, यदि डिप्लॉयड सेल भी है, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 2n कंडीशन प्रेजेंट होगी। लेकिन यदि हम गैमेट की बात करते हैं तो गैमेट में उन पेयर में से एक ही क्रोमोसोम आता है। तो किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैप्लॉइड सेट होगा क्रोमोसोम का, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जीनोम, यानी जीनोम आप ध्यान रखोगे, इट इज़ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म, और इसको n से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बच्चों क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, बच्चों क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं हम पेलिकल। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है पेलिकल। पेलिकल के अंदर जो पूरा पार्ट होता है बच्चों, मैट्रिक्स जो होता है, ये पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स। पेलिकल किसका बना है, पेलिकल बना हुआ है प्रोटीन का। मैट्रिक्स जो है बच्चों वो डिफरेंट ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट एंजाइम, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये जो क्रोमोसोम के अंदर आप देख पा रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ऐसे यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो जो मेन कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वन कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो साइट होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर होता है जो बाइंड करता है, जो जिससे अटैच होते हैं इसके क्रोमेटिड भी इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। यहाँ पर ये जो प्रोटीन का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये है काइनेटोकोर, और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर बोल देते हैं बच्चों। इसके अलावा ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है बच्चों, इसके अलावा यदि कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और बच्चों ये रीजन जो है वो प्लांट के अंदर क्या करता है या एनिमल के अंदर क्या करता है, न्यूक्लियोलस बनाने का काम करता है। इसको हम NOR रीजन भी बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है सेट बॉडी। यहाँ पर साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियो, एसिड का मतलब है यहाँ पर साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिको, तो इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम सेट बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पर DNA जो है वो कॉइल्ड होगा। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर DNA जो है वो हाईली कॉइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, हाईली कॉइल्ड। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ कुछ प्लेसेस पे ये थिक हो जाता है कुछ इस तरीके से, और बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था बच्चों DNA का, उसको तो हमने बोला क्रोमोनीमा या निमेटा। और यहाँ पर इसके अलावा जो ये बीडेड स्ट्रक्चर बन जाता है इसको बोल देते हैं क्रोमोमियर। यानी यहाँ पर अंदर आपने देखा कि DNA हाईली कॉइल्ड कंडीशन में प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया क्रोमोनीमा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड है। और जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, क्रोमोमियर। और बच्चों ये जो टिप होता है इसका, ये टिप होता है उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम का टिप जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टीलोमियर। यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होता है या राइबोजाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है किसकी, क्रोमोसोम की। अब बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कौन कौन से टाइप का होता है। क्रोमोसोम जो है बच्चों वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ऐसे टाइप होते हैं। यदि सेंटर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक दोनों आर्म जो होंगे वो बराबर लेंथ के होंगे। यदि इससे थोड़ा सा साइड में होगा तो सब मेटासेंट्रिक, और भी ऊपर होगा तो एक्रोसेंट्रिक, और टिप पे होगा तो हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। बच्चों ह्यूमन के अंदर टीलोसेंट्रिक वाली कंडीशन नहीं होती है। और बच्चों ये जो क्रोमोसोम के शेप होते हैं उनकी स्टडी हम कौन से फेज में करते हैं, या क्रोमोसोम के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो तो मेटाफेज में स्टडी करते हैं हम, लेकिन जो शेप होता है स्पेशली वो हम कौन से फेज में स्टडी कर देते हैं बच्चों, वो हम एनाफेज में स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये जो सेल होते ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनके शेप जो है वो हम एनाफेज में स्टडी कर देंगे। मेटासेंट्रिक V शेप का, सब मेटासेंट्रिक L शेप का, एक्रोसेंट्रिक जो है वो J शेप का, और टीलोसेंट्रिक जो है वो I शेप का दिखता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रोल होता है, क्रोमोसोम जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, इनका सेक्स जो है वो डिसाइड करने में रोल नहीं होता है जनरली। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनको हम हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स भी बोलते हैं। और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के एग्जाम्पल हैं, और ये सेक्स डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रोमोसोम का फंक्शन क्या क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, और यदि क्रोमोसोम जो है उसमें कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, और यदि और आप जो है वो भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट सेल डिवीज़न हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।